राशि मंथन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में आपसे वादा किया था कि अंकल जी से हम ज्योतिष के इतिहास के बारे में कुछ डिटेल से बातचीत करेंगे और एक दो और प्रश्न अगर समय रहा तो वो भी पूछने की कोशिश करेंगे। ज्योतिष की कुछ महत्वपूर्ण किताबों के बारे में चर्चा करेंगे। तो बातचीत करते हैं अंकल जी से इस विषय में, और आगे की एक दो वीडियो के बाद आपको ज्योतिष सिखाने का जो कार्यक्रम जैसे हमने आपसे वादा किया हुआ है वो हम शुरू करेंगे आपसे। तो अंकल जी एक बार हमें ज्योतिष के जो इतिहास के बारे में जो बातचीत हमने व्यूअर से जो वादा किया था कि ज्योतिष के इतिहास के बारे में कुछ डिटेल से बातें जो बताएंगे, तो कृपा करें कष्ट करें कि ज्योतिष का क्या इतिहास है, कितने समय पुराना इतिहास है। राशि मंथन चैनल के दर्शकों को मेरा नमस्कार। अजय, जहाँ तक ये भारतीय ज्योतिष के इतिहास का सवाल है रूप में उसको हम बताएंगे। जो उन्होंने इतिहास को बांटा है, ज्योतिष के इतिहास को उन्होंने 6 भागों में बांटा है। तो पहला भाग उन्होंने उसका नाम दिया है अंधकार काल। तो अंधकार काल को उन्होंने माना है कि जब से सृष्टि बनी तब से लेके और 10,000 साल बीसी, जिसको आजकल BCE बोलते हैं, क्योंकि हम जो है कैलेंडर जो है ग्रेगोरियन कैलेंडर के ऊपर कुछ ज्यादा विश्वास करते हैं, क्योंकि जो है ना हमारी सारी दुनिया में मान्यता प्राप्त है। तो BC यानी बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व। तो 10,000 ईसा पूर्व तक उन्होंने उसको एक ही जो है उस काल में समाहित किया है, जिसका नाम उन्होंने अंधकार काल रखा। तो अंधकार काल में क्योंकि सृष्टि जो है वो आरंभ हुई थी, और सृष्टि आरंभ हुई थी तो सीधी बात है मनुष्य अन्य जीवों की तरह जंगलों में ही रहता था। तो वहां जो है पहले तो उसने, क्योंकि भगवान ने उसको बुद्धि दी थी, अन्य जीवों से अन्य जो चीज दी थी वो बुद्धि दी, तो वो भी आत्म में ऐसा मिलता है कि वो और जीवों की तरह जैसे 4 पैरों पर ही चला करता था। उसके बाद उसने अपनी बुद्धि शक्ति से और 2 जो है ना हाथ उसने फ्री किए और पैरों के बल पर वो चलने लग गया। उन हाथों को उसने अपना हथियार बनाया, अपनी ताकत बनाया, और बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए उन जंगलों से निकल के और अपनी सभ्यता उसने जो है उसका विकास किया। तो वहां पर जो है, क्योंकि शुरू में भाषा वगैरह कोई नहीं, जैसे जानवर बोलते हैं पशु पक्षी बोलते हैं, इसी तरह वो भी बोला करता था। लेकिन क्योंकि वही बात है, आवश्यकता आविष्कार की जननी और फिर बुद्धि उसके पास थी ही, तो उसने जो है धीरे धीरे इशारों से, आवाजों से उसको जो है ना आपस में जो है अपने इशारों से, नाद भाषा से, संकेत भाषा से वो समझने लग गया। और उसके बाद उसने धीरे धीरे जो है अक्षरों को जोड़ना शुरू किया, उसके जो है वाक्य बनाने शुरू किए, और धीरे धीरे जो है वो बोलने लायक वो हो गया, यानी आपस में अपने भावों का जो है वो वर्णन कर सकता था उस लिपि के द्वारा। लेकिन वो लिखनी अभी तक उसको नहीं आई, वो सिर्फ मौखिक मौखिक भाषा जो है वहां तक वो पहुंचा था, लेकिन लिपि अभी तक उसने नहीं बनाई थी। जो इन्होंने वर्णन किया है 10,000 BC तक का, कि लिपिबद्ध कुछ भी नहीं हुआ। और फिर शुरू से, क्योंकि हमारी जो सभ्यता का विकास, भारत की सभ्यता का जो विकास हुआ है, उसमें ऋषि परंपरा जो है वो हमारा समाज ऐसा बना था आरंभ से ही, और ऋषि परंपरा थी। अध्यात्म जो है उस वो भी इस धरती पर कुछ अपने आप ही है। तो वो जो ऋषि मुनि परंपरा में जो समय थे, उन्होंने अध्यात्म के बल पर, ये माना जाता है कि अध्यात्म के बल पर पूरे आकाश का जो है वो उसने ज्ञान प्राप्त कर लिया था। अपने अध्यात्म के बल पर पूरे जो है ना ब्रह्मांड का, ग्रहों का, इन सब का जो है वो पता लगा लिया था। और आज के जो पश्चिम देशों के जो वैज्ञानिक है वो भी ये मानने लगे कि भी उन ऋषि मुनियों ने जो भी बातें पता लगाई थी वो आज सच साबित हो रही है। अब ये तो अपने है ना यंत्रों के द्वारा पता लगाते हैं कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है, चंद्रमा की कितनी है, ये जो भी ग्रह है। लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने तो बहुत पहले पता लगा दिया, तो अपने अध्यात्म की जो शक्ति, ध्यान की जो शक्ति थी, उससे पता लगा लिया। तो उस काल में जो है जो जिनको वेद कहते हैं वो मौखिक तौर पर, तो वो वेद जो है वो आ चुके थे, लेकिन वो लिपिबद्ध नहीं हुए। तो उस काल में जो है उसने बस यही है कि मौखिक तौर पर वो सब कुछ चलता था। और वेदों में भी सिर्फ मंत्र जो है, मंत्र है, उसमें वो कुछ भी नहीं है। वो जो है मंत्रों के द्वारा भाई कोई सूर्य की पूजा होती थी, कोई चंद्रमा की पूजा होती थी, कोई पेड़ों की पूजा होती थी, अग्नि की पूजा होती थी, नदियों की पूजा होती थी।
तो उन मंत्रों में सिर्फ जो है उपासना करता था, तो उपासना का ही मुख्य तौर पर उनमें उल्लेख है। उसके बाद जो आया वो आया उदय काल। तो उदय काल जो है वो माना गया है, जो उन्होंने माना है नीलकंठ जोशी जी ने, शास्त्री जी ने, वो है 10,000 BC से लेके और 500 BC तक, यानी 9500 साल का उन्होंने लगभग एक साथ लिया है। और इस दौरान मतलब मौखिक, मोटे तौर पर मौखिक जो है वो पहले था, उसको छोड़ के अब उसने लिपिबद्ध करना जो है उसने आरंभ कर दिया था। और उसको जो है वारों का भी पता लग गया था, वारों का कारण भी पता लग गया था, उसको जो है पक्ष भी पता लग गए थे, मास पता लग गए थे, ऋतुएं हैं और अयन है, वर्ष है। तो इन सब का उसने जो है ना वो ज्ञान हासिल कर लिया था। लेकिन उस काल का आज तक भी अभी मतलब कोई ऐसा मिलता नहीं है कि भी कोई ऐसा ज्योतिषी हुआ था जिसका जो है वर्णन उसमें आया हो। तो उस चीज को भी जो है अभी तक समझ इन दोनों कालों को हम ये मानते हैं कि कोई मुख्य जो है ज्योतिषी वो नहीं, उनका वर्णन नहीं मिलता, हुए होंगे लेकिन उनका वर्णन नहीं मिलता। उसके बाद हम आते हैं आदिकाल पर। तो आदिकाल जो है वो है 500 BC से 500 AD, यानी अब सदी जो है वो BC से AD में आ गया है। तो ये लगभग 1000 साल का जो है ये इतिहास उन्होंने माना है। और इसमें जो है जैसे वेदांग ज्योतिष, जो पहला ग्रंथ माना गया है ज्योतिष का, वो लिखा गया ऋषि लगद ने, जो है ऋषि लगद हुए उन्होंने उसको लिखा। लेकिन वो एक आरंभिक ज्योतिष थी, क्योंकि जो हमारे वेद है, खासकर एक अगर हम सामवेद को छोड़ दें, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, उनमें ज्योतिष का जिक्र है। कुछ जो मंत्र हैं वो ज्योतिष के ऊपर आधारित है, तो उसको उन्होंने शामिल करके और वो ग्रंथ लिखा है वेदांग ज्योतिष। तो पहला ग्रंथ हम अगर प्रमाणिक माने तो उसको माना जा सकता है। उसके बाद 18 प्रवर्तक माने गए हैं। वो 18 प्रवर्तकों में मुख्य है, जैसे सूर्य है, पितामह है, व्यास है, वशिष्ठ है, अत्रि है, पाराशर भी, पाराशर का नाम भी उसमें है। तो वो 18 प्रवर्तक जो है वो माने गए। उसके बाद कुछ जैन जो ज्योतिषी थे उनका भी वहां पर वर्णन है, उनकी जो है ना किताबें, कुछ उनका जिक्र भी है। भाई सूर्य विज्ञप्ति, चंद्र विज्ञप्ति, ज्योतिष आरण्यक, तो वो उनके हैं, उसमें भी ज्योतिष का काफी जो है वर्णन वो मिलता है। फिर ये जो प्रवर्तक हुए इन्होंने भी अपने जो है ना सूर्य सिद्धांत, पितामह सिद्धांत और पोलिस सिद्धांत वगैरह, जो भी हमारे प्रवर्तक हुए उन्होंने अपने अपने सिद्धांत लिखे। और उसी काल में फिर जो आज हमारे सामने, आज भी हमारे सामने जो नाम है लिखे, वो है ऋषि पाराशर। तो ऋषि पाराशर को क्योंकि हम वैदिक ज्योतिष में आधार मानते हैं ज्योतिष का, उनका जिक्र आए बिना ज्योतिष आरंभ नहीं। तो वो जो है मुख्य ज्योतिष इस काल के हुए हैं। एक आर्यभट्ट हुए हैं, वैसे तो वो गणितज्ञ थे, आर्यभट्ट बल्कि दो है, आर्यभट्ट प्रथम, आर्यभट्ट द्वितीय। तो गणितज्ञ थे, और लेकिन उनका जो है काफी योगदान है ज्योतिष में। जो पाराशर ऋषि हैं उन्होंने तो लिखा था वृत्त पाराशर और शास्त्र, और आर्यभट्ट जो प्रथम थे उन्होंने लिखा आर्यभट्टीय, और जो द्वितीय थे उन्होंने लिखा महा आर्यभट्ट। तो ये ग्रंथ जो है वो काफी जो है उन्होंने योगदान दिया है। उसके बाद जो काल आया वो आया पूर्व मध्य काल। पूर्व मध्य काल माना गया 500 AD से 1000 AD, तो 500 साल का जो है। और इसमें वही बात है, धीरे धीरे ज्योतिष का विकास होता जा रहा है, और ज्योतिष मुख्य तौर पर जो है वो 3 हिस्सों में बट गई, कि उसका जो है आगे विस्तार से लिखने लगे। पहले तो सिर्फ एक हिस्सा थी वेदों का, लेकिन उसके बाद वो स्वतंत्र रूप से उसके ऊपर किताबें लिखे जाने लगी और उसको 3 हिस्सों में बांटा गया। तो पहला हिस्सा था सिद्धांत, या जिसको हम गणित बोलते हैं, कि गणित जो हिस्सा होता है कि भी कैसे गणना करके तिथियां निकाली जाती है, नक्षत्र निकाले जाते हैं, वार निकाले जाते हैं, वो सारा जो है वो गणित में आता है, उसको हम सिद्धांत भी बोलते हैं, गणित भी बोलते हैं। दूसरा है फिर होरा। होरा जो है वो, उसको दूसरा नाम है जातक, यानी व्यक्तिगत जो कुंडलियां जो होती है, व्यक्तिगत वो है वो सारा का सारा जो है वो जातक इसमें होरा में आता है, या जातक भी कहते हैं उसको। और तीसरा है संगीता। तो संगीता में अन्य चीजें आती हैं जो भाई पूरे ब्रह्मांड के लिए या प्रकृति के लिए, और कोई भूकंप वगैरह है संसार के लिए, ये बड़ी ज्योतिष है जो कि राष्ट्रों वगैरह के लिए भी की जाती है। उस राष्ट्र में क्या होगा, उस राष्ट्र में क्या होगा, या जैसे एक से अधिक व्यक्ति कोई भी हो, तो वो उसकी जो ज्योतिष है वो उसके अंदर संहिता के अंदर जो आती है। तो उस चीज का विकास हुआ।
और ये जो पूर्व मध्य काल है इसमें मुख्य जो ज्योतिषी हुए वो वराह मिहिर। वैसे वो अगर आप ध्यान से उसको पढ़ो पुरानी किताबों में, तो एक विक्रमादित्य राजा हुए, विक्रमादित्य का नाम काफी मशहूर हुआ है, तो उनके दरबार में या उनकी सभा में जो ज्योतिषी हुआ करते थे और उनका नाम वैसे मिहिर था। तो वराह मिहिर उनका जो नाम पड़ा उसका कारण था उन्होंने उनके पुत्र के बारे में भविष्यवाणी की थी कि भाई ये किसी वराह के द्वारा मारा जाए। तो उन्होंने राजा थे भाई, वो तो उन्होंने ऐसे प्रबंध किए कि भाई ऐसे कैसे मारा जाए। तो बल्कि एक दिन वो बच्चा जो है वो बाद में खेल रहा था और वहां वराह की एक मूर्ति थी, वो उसके ऊपर गिर गई, उसके जो है ना उसके कारण वो मर गया। तो इसीलिए उनका नाम भी बाद में वराह मिहिर पड़ गया। वो वराह की उन्होंने भविष्यवाणी की थी, तो वराह मिहिर उनका नाम पड़ गया। उन्होंने जो मुख्य किताबें लिखी वो वृहत जातक है, वृहत संहिता है, लघु जातक है। तो ये काफी जो है उन्होंने उनका योगदान ज्योतिष में रहा है। उसके बाद कल्याण वर्मा हुए, राजा थे वो भी, और उन्होंने सारावली नामक पुस्तक जो है वो लिखी है। बहुत अच्छी पुस्तक है, बहुत विस्तार से उन्होंने उसमें जो लिखा है, बल्कि उन्होंने यहाँ तक लिखा है, आप पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि जो हमारा नवमांश है उसके आधार पर भी हम कुंडली का शोधन कर सकते हैं। नवमांश के आधार पर उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी पहचान लिखी है कि अगर आपका 5-4 मिनट का जो समय इधर उधर है तो उससे हम उसको ठीक कर सकते हैं। उसके बाद जो आया उत्तर मध्य काल। तो उत्तर मध्य काल में जो है मुख्य जो समझ लो वही विकास तो चल ही रहा है। हाँ, उसमें दो चीजें और आ गई, और वो है जो ये हमारा सिद्धांत था, गणित ये अपने होरा था और संगीता था, इसमें प्रश्न और शकुन इनका जो है ना ये और जोड़ दी गई, ये भी है जो इसमें शामिल हो गए, इनके ऊपर भी अलग अलग किताबें लिखी जाने लगी। और इसमें जो मुख्य हमारे ज्योतिषी हुए हैं वो भास्कराचार्य हुए हैं, और इनके सिद्धांत शिरोमणि, ये पुस्तक जो है काफी, इस पुस्तक का जो है वो योगदान रहा है ज्योतिष में। और उसके बाद जो एक उसमें ज्योतिषी मुख्य जो ज्योतिषी एक और हुए हैं, चलो अभी ध्यान नहीं आ रहा हूँ, बाद में बताएंगे आपको। और उसके बाद जो आधुनिक काल आया, तो आधुनिक काल जो है हमारा, अच्छा ये जो पूर्व उत्तर मध्य काल था ये 1600 तक था, इसका समय नहीं बताया मैंने, तो ये 1600 तक था। और उसके बाद जो है वो आया आधुनिक काल जो 1600 से बाद का है। हालांकि उन्होंने तो उसको 1950-51 तक लिखा है, लेकिन वो अभी तक मानते। तो उसमें जो है वैसे तो बहुत ज्यादा ज्योतिषी हुए हैं, लेकिन वो सारी एक उनके पुराने वाले जो हमारे ऋषि मुनि थे या उनकी किताबें थी जो ज्योतिषाचार्य थे, उनके ऊपर टीकाएं ही ज्यादा नहीं थी। मूल ग्रंथ जो है बहुत कम मिलते हैं, लेकिन फिर भी दो नाम आते हैं, कमलाकर भट्ट का और एक सुधाकर द्विवेदी, तो इनके नाम आते हैं। कुछ जैसे मंत्रेश्वर है, एक जो है क्योंकि उनकी किताबें भी काफी पॉपुलर है, एक जो है मोहम्मद महामद भी है, और उसके बाद एक आते हैं हमारे भट्टथिरी प्रश्न मार्ग उन्होंने लिखा है। तो ये भी जो है इनका योगदान रहा है, लेकिन मुख्य तौर पर जो है वो द्विवेदी जी का जिक्र आता है और कमलाकर भट्ट का जिक्र। ये जो आपने बताया, ये टोटल काल बताया आपने 6 काल हुए। हाँ, 6 का। 6 काल में से शुरू के 2 काल में कोई विशेष व्यक्तियों के वर्णन मिलते नहीं है। अच्छा, तो जो आपने जो किताबें बताई, जैसे जो आपने कवि बताए हैं कि इस काल में जो कवि हुए हैं, ये 4 6 में से, तो ये किताबें भी कुछ हाँ पढ़ने के लायक किताबें हाँ, हैं? मैं ये कहना चाहूंगा कि भाई अगर किसी का जो वास्तव में ज्योतिष सीखना चाहता है तो उसके पास ये जो किताबें अभी मैं बताने जा रहा हूँ, इसके साथ साथ मैं बताता भी चला हूँ, तो इस जो है ना पढ़ने की किताबें हैं, जो स्वाध्याय करना चाहे उसके लिए बढ़िया से बढ़िया पुस्तकें जो है ये मानी जाती है। और उसमें सबसे पहला जो नाम आता है वो है पराशर और शास्त्र, क्योंकि तो भाई आधार है, आधार। ज्योतिष का आधार ही इसको माना जाता है। उसके बाद बृहद जातक है, वराह मिहिर की, कल्याण वर्मा की जो है ना सारावली, बहुत आवश्यक पुस्तक है। उसके बाद जातक पारिजात है और ज्योतिष रत्नाकर है। उसके बाद जो है ताजिक नीलकंठी है। हाँ, अभी मेरे ध्यान आया, वो नीलकंठी जो थे वो उत्तर मध्य काल में जो है वो है। और उसके बाद जो है प्रश्न मार्ग है और फल दीपिका शायद मैं बता चुका हूँ। तो ये मुख्य किताबें हैं जो कि अवश्य एक ज्योतिषी को पढ़नी चाहिए।
लेकिन उससे पहले उनको थोड़ा बेसिक ज्योतिष का ज्ञान हो, तभी ये हाँ किताबें तभी, उनके वरना पढ़ने कोई फायदा नहीं, वरना ये वरना कोई किताबें। फायदा नहीं। और मिलते हैं एक अगली किसी अच्छे वीडियो के साथ। एक दो वीडियो के बाद आपको फलित गणित का जो भी है ज्ञान देना स्टार्ट करवाएंगे आपको। तब तक के लिए नमस्कार।